नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये हमारी जो आज की क्लास है वो है नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक के उस क्रम में चलते हुए जयशंकर प्रसाद जी का जो दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त। इस स्कंदगुप्त का हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और ये चंद्रगुप्त की है। और दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त के नाटक के सवाल जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वो सब आपको हम बताएंगे। कथा वस्तु और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु, कथनक सार कितने अंकों में विभाजित है, उस पर महत्वपूर्ण तथ्य, और बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ठीक है, तो वो सब हम आपको उसमें पूरी डिटेल में इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त पर। तो दोस्तों, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था, और इसकी कथा वस्तु है प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं जैसे अलछेन्द्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश और सेल्यूकस का प्रभाव तथा चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा को आधार बना करके यह नाटक लिखा गया है। यह है इसकी कथा वस्तु हो गई। अब चलते हैं दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी जो चंद्रगुप्त के बारे में है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का उत्तम नाटकों में रचनाओं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक का मूल रूप कल्याणी परिणय ही है, जिसे कि पल्लवित व विकसित करके चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित किया। तो दोस्तों, कल्याणी परिणय जो इनका पहला नाटक है 1912 में शायद प्रकाशित हुआ था, उसी को ये उन्हें प्रकाशित कराया था चंद्रगुप्त के नाम से, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है दोस्तों, और एक और एग्जाम की दृष्टि से एक और बात मैं आपको बता दूं, चंद्र प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से 1977 में भी एक बार फिर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उनके मरणोपरांत। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नाटक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें। जैसे यह है चंद्रगुप्त नाटक जो है वो 4 अंकों में विभाजित है दोस्तों, और स्कंदगुप्त जो था वो 5 अंकों में था, ये 4 अंकों में है। और इस नाटक में 40 दृश्य हैं, जैसे कि जो कि इस प्रकार से है। प्रथम और द्वितीय अंक में 11 दृश्य हैं, तृतीय में 10 दृश्य हैं, और चतुर्थ में 14 दृश्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कुल मिलाकर 46 दृश्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इस नाटक में कुल लगभग 13 गीतों का समावेश है दोस्तों इस नाटक में। और इसके अलावा ये नाटक जो है तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है दोस्तों इस नाटक में, वो बिपाशा नदी के तट से होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नाटक के प्रमुख पात्रों की तरफ। दोस्तों, इस उपन्यास में नाटकों की संख्या काफ़ी है, बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको नारी पात्र और पुरुष पात्र के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर लिया है। तो हम पहले दोस्तों चलेंगे पुरुष पात्रों की तरफ, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त, जो कि इस नाटक का धीरोदात्त नायक है, जिसमें वीरता, धीरता, पराक्रम, साहस, कृतज्ञता, निर्भीकता, विनयशीलता तथा सहृदय आदि गुण मौजूद हैं। इस प्रकार से ये इस नाटक का नायक है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा प्रमुख दोस्तों इसमें नायक है, वो भी नायक की ही गिनती में आएंगे, वो है चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो असली नाम है दोस्तों वो विष्णुगुप्त है, और वो नाटक का प्रमुख पात्र हैं, और जिसमें धीरता, दूरदर्शिता, सतर्कता, गंभीरता तथा ब्राह्मणत्व आदि गुण विद्वान हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों तीसरे जो इसमें पात्र हैं वो है सिंहरण। वो इसमें गौड़ पात्र हैं, और वो अलका का प्रेमी है तथा त्यागशील है और देशभक्त है, साथ ही साथ स्वच्छंद हृदय तथा राष्ट्रीय भावना की से ओतप्रोत है। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पर है दोस्तों पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर जो है पंजाब का राजा है, जो कि पोरस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और नंबर 5 पर है दोस्तों राक्षस, जो कि मगध का अमात्य है। छठे नंबर पे है, छठा है आम्बिक, जो कि तक्षशिला का राजकुमार है दोस्तों। और साथ में है सक्टार, जो कि मगध के मंत्री हैं। ठीक है, और 8वें नंबर पे हैं दोस्तों सिकंदर, जो कि ग्रीक के विजेता हैं। और 9वें नंबर पे हैं सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का सेनापति है। और 10वें हैं फिलिप्स, जो कि सिकंदर के एक क्षत्रप हैं। और 11वें नंबर पे है एक दंडनायक, जो कि एक तपस्वी हैं, और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों रोल है, छोटा सा वैसा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रोल है दोस्तों इस नाटक में दंडनायक जी का। और 12वां है दोस्तों गांधार नरेश, जो कि अंबिक का पिता है। और 13वां है दोस्तों नंद। ठीक है दोस्तों, नंद जो है वो मगध का सम्राट है और मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये नंद वैसे पहले लाना था, लेकिन बाद में हो गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें। जो मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का निर्माता है वो नंद है। तो दोस्तों ये अभी और कुछ पात्र हैं, उनके बारे में बताते हैं हम आपको साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो 14वें नंबर पे है दोस्तों वररुचि जी, जो कि मगध का अमात्य है। 15 है मौर्य सेनापति, जो कि चंद्रगुप्त जी के पिता होते हैं। और 16 देवनल, नामदत्त, गणमुख्य, ये सब जो हैं दोस्तों मालव के गणतंत्र के पदाधिकारी होते हैं। और 17वें नंबर पे आते हैं साइवटाइस और मैग्नेथीस, ये यवन के दूत हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सब हो गए पुरुष पात्र। लगभग 20 से भी ज़्यादा पात्र हैं दोस्तों, मैंने सारे पात्रों को रखने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से तो शायद इससे बाहर कोई आएगा ही नहीं, तो ये बात तो श्योर है। अब चलते हैं दोस्तों स्त्री पात्र की तरफ। तो स्त्री पात्र जैसे पुरुष पात्र हैं, ऐसे स्त्री पात्र भी काफ़ी सारे हैं। करीब 8 पात्र स्त्री पात्र हैं इसमें, जो कि इस प्रकार हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों स्त्री पात्र में आएंगी अलका, जो कि गांधार नरेश की पुत्री हैं तथा अम्बरीक की बहन है और तक्षशिला की राजकुमारी हैं। वो एक साहसी व राष्ट्रप्रेमी नायिका हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है कल्याणी, जो कि मगध की राजकुमारी हैं। और नंबर 3 पर नीला और लीला, जो कि कल्याणी की सहेलियां हैं। और दोस्तों नंबर 4 पर है सुहासिनी, जो कि सक्टार की कन्या है और दोस्तों जो राक्षस है अमात्य, उसकी प्रेमिका हैं। ठीक है, और अंत में दोस्तों इनका परिणय भी हो जाता है। ये भी वो एक महत्वपूर्ण घटना है इस नाटक की अंत की। सक्टार, सुवासिनी और जो राक्षस अमात्य है उनका परिणय होता है, और चंद्रगुप्त का और कर्नेलिया का। ठीक है दोस्तों, अगली है मालविका, जो कि सिंधु देश की राजकुमारी हैं। और नंबर 6 पर है कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की कन्या है। 7वें पर मौर्य पत्नी है, जो कि चंद्रगुप्त की माता जी हैं। और 8वें नंबर पर है एलिस, जो कि कार्नेलिया की सहेली है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये सारे हो गए हमारे इस नाटक के पात्र, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र मिलाकर के करीब 30 से ऊपर पात्र हैं दोस्तों। इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सारे ही सारे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये मैंने पात्र और उनके विषय के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस नाटक के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अब कथानक के सार, जो कि इस नाटक का जो कथानक है, जो कहानी है दोस्तों, उसका सार हम आपको बता दें। और 4 अंकों में है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो पहले अंक में क्या क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ। प्रथम अंक में है नाटक का प्रारंभ होता है तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। और दोस्तों वहाँ पर वेदी मंत्री प्रेम और संघर्ष के बीज शुरू हो जाते हैं दोस्तों वहाँ पर। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस नाटक की। और उसके बाद फिर दोस्तों अलक्षेत्र का आक्रमण, नंदकुल का विनाश, संघर्ष से संबंधित समस्त पात्रों का प्रवेश जो है वो सब प्रथम अंक में दिखाया गया है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नंदवंश के सर्वनाश की योजना को चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का बनाना, प्रतिपाक्षी अंबिक का सिंधु तट पर विरोध व ठीक है दोस्तों, और उसमें व्याख्यान में दोनों विरोधी वर्ग के लोगों का एकत्रित करना दोस्तों, यह भी दंडायन दोस्तों, माफ़ करना, प्रतिपापी अंबिका सिंधु पर विरोध तथा दंडायन में दोनों विरोधी वर्ग के लोगों को एकत्र करना। तो मैंने आपको बताया दंडायन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दंडायन की प्रवेश दोस्तों इसमें मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। दंडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान व दूसरों की दृष्टि से में उसका दूसरों की दृष्टि में उसे बढ़ावा मिल जाता है चंद्रगुप्त को यहाँ पर, क्योंकि दंडनायक जो होते हैं वो उसको चंद्रगुप्त की प्रशंसा करते हैं इसलिए। और दंडायन जो होते हैं वो बहुत बड़े पुरुष होते हैं दोस्तों। और हर राजा की पे हर क्षेत्र में बहुत सारे दंडायन होते हैं, जो कि एक अपना आश्रम, एक विश्वविद्यालय बनाकर रखते हैं। ठीक है, और आगे चलेंगे और दोस्तों उसके बारे में आगे बातें बताएंगे दंडायन के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों द्वितीय अंक में क्या हमको देखने को मिलेगा इस नाटक में, जो कि इस प्रकार है। वो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की राजनीति, वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा आदि, और दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का उद्धार करके उसका अपना बन जाना, विदेशी सेना की यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना, और इसके अलावा घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त द्वारा प्राणदान देना, और मगध समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र पुनः बन जाना, ये सब दोस्तों द्वितीय अंक की घटना में आती हैं। द्वितीय जो अंक है नाटक का उसके अंतर्गत ये सारी घटना आती है। अब चलते हैं तृतीय और चतुर्थ अंक पर। तो दोस्तों अब तृतीय और चतुर्थ अंक में है चाणक्य द्वारा अपनी विद्या बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाकर नंद वंश का सर्वनाश करना तथा चंद्रगुप्त को सभी प्रजावासियों द्वारा एक मत से राजा स्वीकार करना। तो दोस्तों
जो चंद्रगुप्त राजा बनता है वो तृतीय अंक में दिखाया जाता है। इसके बाद में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होने तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त राज्य निष्कंटक हो जाता है दोस्तों। और इसके अलावा चाणक्य के प्रयास से छोटे बड़े जो सभी आंतरिक विद्रोह थे वो सब समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही राक्षस व सुवासिनी तथा चंद्रगुप्त व कर्नेलिया का प्रणय सूत्र में बांधकर चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दिखाया है, मैंने जैसे बताया था बीच में कि इनका प्रणय करके और लास्ट में फिर इस कहानी का, इस नाटक का अंत हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नाटक की भाषा शैली की तरफ हम चलते हैं और कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों इस नाटक के बारे में, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर हम भाषा शैली पर चलेंगे तो दोस्तों भाषा जो है वो प्रभावमयी है, पत्रोचित है, मार्मिक उक्तियों का संयोजन है, इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से भाषा शैली बहुत ही सुदृढ़ है और साथ ही साथ अलंकारिक, सरल, व्यावहारिक व काव्यात्मक भाषा का प्रयोग इस नाटक में किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये रही इसकी भाषा शैली। अब चलते हैं दोस्तों नाटक का उद्देश्य कि बेसिकली इस नाटक का उद्देश्य क्या है प्रसाद जी का इस नाटक को लिखने का। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना ही प्रमुख उद्देश्य रहा। साथ ही वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करना भी प्रसाद जी का प्रमुख उद्देश्य रहा इस नाटक को बनाने में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, कुछ और ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। अब दोस्तों जैसे रस योजना है, नाटक में जो रस योजना है दोस्तों, इस नाटक में बीरस की प्रधानता है और श्रृंगार रस भी इस बीरस की पुष्टि से प्रयुक्त हुआ, यानी कि इसका अंगी रस जो है वो श्रृंगार रस है। मेन रस है, मुख्य रस है श्रृंगार रस, सॉरी बीर रस, और इसका अंगी रस है श्रृंगार रस। तो इसके अलावा और दोस्तों गीत योजना भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इस नाटक में मिलेगी आपको। इस नाटक में लगभग 13 गीत है, मैंने आपको बताया, और ये गीत पात्रों के अंतर्द्वंद, प्रेम तथा अनुराग, देश प्रेम तथा कोमल भावों के परिचायक हैं और कार्नेलिया तथा अलका के द्वारा गाए गए गीतों में देश प्रेम की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गीतों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों इस नाटक में। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है रंगमंच की दृष्टि से। तो रंगमंच की दृष्टि से नाटक कैसा है दोस्तों, नाटक चंद्रगुप्त नाटक रंगमंच की पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिकांश घटनाएं जो रंगमंच के उपयुक्त तो ही हैं। वैसे अत्यधिक पात्रों की होने की वजह से थोड़ी दुविधा और समस्या तो है, बट फिर भी ये रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है दोस्तों देशकाल में वातावरण। देशकाल और वातावरण को देखते हैं तो मगध की राजनीतिक स्थिति इसमें अव्यवस्थित थी और मगध का राजा नंद जो कि विलासप्रिय तथा कामुक था और जनता पर मनमाने अत्याचार होते थे, लोग परिवर्तन का अवसर ढूंढ रहे थे। तो इस प्रकार जो देश काल व वातावरण इसमें जो दिखाया गया है वो इसमें मगध साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। जो धार्मिक स्थिति में भी यहाँ पर काफ़ी उलझन रही है वो इस प्रकार है कि नंद जो है बौद्ध था तथा राक्षस जो है वो प्रसन्न बौद्ध था और चाणक्य जो है वो बौद्धिक धर्म से थे। इसी कारण बौद्ध व वैदिक धर्म के बीच संघर्ष चलता दिखाई देता है इस नाटक के अंतर्गत। और चलते हैं दोस्तों नारियों की स्थिति कैसी थी उस नाटक उस समय काल में। तो दोस्तों नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी, उस पर महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं होती थी, युद्ध भूमि में भी महिला जा सकती थी तथा राजभाषाओं में भी, राजसभाओं में भी वो उपस्थित हो सकती थी महिलाएं। और शिक्षा जो है महिलाओं के लिए भी दी जाती थी, शिक्षा भी महिलाओं के लिए दी जाती थी, सब कुछ ठीक था। तो ये बहुत अच्छी स्थिति थी दोस्तों उस समय हमारे भारत की, नारियों का सम्मान दिया जाता था उस समय पर। अब सामाजिक परिस्थिति को अगर देखते हैं तो समाज में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था उस समय भी, और दंडायन जैसे तपस्वी लोगों का आश्रम होते थे दोस्तों, और राजा स्वयं चलकर उनके पास आते थे। जनता में प्रांतीय भावना होती थी और राजा स्वयं दंडायक के पास जाते थे, जबकि दंडायक कभी राजा के पास नहीं आते थे। तो तपस्वी और जो आश्रम चला रहे होते थे दंडायक जो लोग, उनका बहुत ही सम्मान किया जाता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों एक और जिसकी मुख्य बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है विष्णुगुप्त का उद्देश्य, यानी कि चाणक्य जी का। चाणक्य का स्वप्न था कि संपूर्ण भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, जिससे कि कोई विदेशी भारत पर आक्रमण का दुस्साहस न कर सके। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सोच और बहुत अच्छी सपना था चाणक्य जी का। अगर यह सपना आगे तक बना रहता तो हमारा जो देश गुलामियों की जंजीरों से बंधा रहा वो आज तक कभी नहीं बना रहता। और ये काम उन्होंने उस समय चंद्रगुप्त ने तो कर दिया, उस समय तो ये सपना उन्होंने पूरा कर दिया था, लेकिन वो आगे बरकरार नहीं रह पाया। आगे चलते हैं कुछ और छोटी छोटी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में। अब चलते हैं दोस्तों नाटक की प्रमुख जो कथन हैं, जो पंक्तियाँ हैं और गीतों की कुछ कम पंक्तियाँ हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ किस किस की हैं। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुजला
स्वतंत्रता पुकारती, यह अलका जो है गीत गा रही है। और इसके अलावा है अगला अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये कार्नेलिया है दोस्तों, जो कि वो भी गाना ही गीत ही गा रही है। और अगला है दोस्तों, आर्यभट्ट का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसीह प्रस्तुत हो रही है। यह जो कथन है दोस्तों, यह सिंहरण का कथन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कथन मैंने आपको काफ़ी सारे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा विनम्रता के साथ निर्भीक होकर मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। तो दोस्तों ये सिंहरण में जहाँ अंबिक के आरोपों का खंडन किया जा रहा है सिंहरण द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे है अगला है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे ही जंगल हैं, और इस भूमि पर का एक एक परमाणु मेरे हैं, और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हुए हैं दोस्तों। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन, तो यह कथन है दोस्तों अलका का है, और जो कि कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है दोस्तों, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल समाधान। ठीक है, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका एक अटल समाधान, यह कथन है चाणक्य का। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए, यह भी। और राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, ये तीनों जो हैं दोस्तों वो चाणक्य के कथन हैं। अगला है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। तो दोस्तों यह कथन भी चाणक्य का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक दो बार आ भी चुका है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा एक और है दोस्तों, जीवित हूँ नंद नियति सम्राटों से भी प्रबल है, यह कथन सक्टार का है। ठीक है दोस्तों, तो अभी और कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह कथन दोस्तों चाणक्य का है। और विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, मन ऊब सा गया, यह कथन चंद्रगुप्त का है। बज रही है बंसी आठों याम की, दोस्तों ये गीत का एक पंक्ति है जो कि मालविका गीत गा रही है उसका है। और इसके अलावा है, प्रेम से स्मृति का ही सुख है, यह एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। तो ये जो कथन है दोस्तों वो सुवासिनी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। इसके अलावा है, सखे वह प्रेम मई रजनी, यह भी सुवासिनी जो है गीत गा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण कथन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मनुष्यता अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है परंतु उसे अपने बल से भी पहले कर्म देश क्षेत्र में बांटकर लड़खड़ाओ मत, और अब तुम विचार करके देखो। तो यह कथन जो है चाणक्य का पर्वतेश्वर के प्रति है। और इसके अलावा दूसरा है, मैं उसे जाने की चेष्टा कर रहा हूँ, या आर्यभट्ट या भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसीह प्रस्तुत हो रही है दोस्तों। उत्तर पथ के खंड राजा देश से जर्जर हैं और शीघ्र ही भयानक विस्फोट होने वाला है होगा। तो यह सिंहरण का कथन है चाणक्य के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो और भी कुछ महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों मैंने, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने ले लिए हैं, कुछ जो मुझे ठीक नहीं लगे वो छोड़ दिए क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाती, तो मैंने इतने ले लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, हमको मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, नेट या पीजीटी जो भी आप कर रहे हैं हिंदी की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो पर। ध्रुव स्वामिनी पर।